अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक हफ्ता हो गया नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज का मामला हल नहीं हो सका है। हुकूमत ने नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत तो जुम्मे को ही दे दी थी, मगर फिर मामला लटक गया। फिर हुकूमत ने मंगल को इजाजत दी, मगर उसे मशरूत कर दिया, जिसे नून लीग ने चैलेंज कर दिया, जिस पर आज अहम अदालती समाअत हुई और ये तवक्को की जा रही है कि कल शरीफ खानदान की दरख्वास्त पर अहम फैसला आ सकता है। इस समाअत पर भी बात करेंगे। साथ ही आज तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास भी हुआ और जियो न्यूज के राय के मुताबिक वजीर आजम को नवाज शरीफ की सेहत से मुताल्लिक तशवीश है, लेकिन वो जमानत भी चाहते हैं। वजीर आजम ने कोर कमेटी से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ बीमार हैं और उनको बेहतर इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हमने नवाज शरीफ के लिए हर मौके पर सहूलत पैदा की। वजीर आजम इमरान खान ने कोर कमेटी के इजलास में कहा कि हमारी नजर में नवाज शरीफ की जान ज्यादा अजीज है। सियासत होती रहती है, अफसोस है शरीफ खानदान नवाज शरीफ के इलाज के बजाय उस पर सियासत कर रहा है। श्योरिटी बॉन्ड ना देने की कोई मंतक समझ से बालातर है। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने उनसे कौन से पैसे मांग लिए हैं। मुझे लगता है शरीफ खानदान नवाज शरीफ की सेहत पर अपनी सियासत चमका रहा है। मैं उनकी जगह होता तो किसी भी किस्म की गारंटी देकर अपने भाई का इलाज करवा लेता। शरीफ खानदान अदालत से रिलीफ लेना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि हुकूमत ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के लिए कानून में लचक ढूंढी। साथ ही वजीर आजम ने हुकूमती तर्जुमानों को नवाज शरीफ की सेहत पर बयानबाजी करने से मना कर दिया है। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट में आज शहबाज शरीफ की दरख्वास्त की समाअत हुई। हुकूमत ने आज लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार को ही चैलेंज कर दिया। आज सारा दिन हुकूमत और नैब के इसी एतराज पर समाअत हुई। यानी हुकूमत ये कह रही थी जुमे तक के इंसानी बुनियादों पर हम नवाज शरीफ को भेजने के लिए तैयार हैं, फिर मामला लटक गया, फिर मंगल को 7.5 अरब रुपए मांग लिए, फिर कहा जो अदालत फैसला करेगी वो कबूल है। और जब शरीफ खानदान लाहौर हाई कोर्ट गया तो आज सारा दिन मामला इस बात पर लगा रहा कि हुकूमत ने इस बात को चैलेंज किया कि लाहौर हाई कोर्ट इस बात की समाअत नहीं कर सकती, मगर अदालत ने वफाकी हुकूमत और नैब की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। नैब और वफाकी हुकूमत ने आज तहरीरी जवाब अदालत में जमा करवाया। वफाकी हुकूमत ने अपने 45 सफ़ात पर मबनी तहरीरी जवाब में नवाज शरीफ से 7.5 अरब रुपए बॉन्ड लेने का भरपूर दिफा भी किया और जोर भी दिया। हुकूमती जवाब के मुताबिक गैर मशरूत तौर पर नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मुखालफत करते हैं। नवाज शरीफ सजा याफ्ता हैं, यानी इंडेमनिटी बॉन्ड की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस्तदा है कि इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त को लागू रखा जाए। वफाकी हुकूमत ने अपने तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में केसेस हैं। नवाज शरीफ का नाम नैब के कहने पर ECL में डाला गया है। लाहौर हाई कोर्ट को इस दरख्वास्त की समाअत का इख्तियार नहीं है। अदालत दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दे। इसी तरह नैब ने भी नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर हाई कोर्ट को इस दरख्वास्त की समाअत का इख्तियार नहीं है। ECL से ना निकालना वफाकी हुकूमत का काम है। सजा याफ्ता शख्स को हर समाअत पर पेश करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये नैब और वफाकी हुकूमत का तहरीरी जवाब था जो हमने आपके सामने रखा। इन जवाबात का जायजा लेने के लिए अदालत ने कार्रवाई में वक्फा किया, जिसके बाद दोबारा समाअत का आगाज किया। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने अदालती दायरा इख्तियार पर दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन के आर्टिकल 199 के तहत लाहौर हाई कोर्ट समाअत कर सकती है। खुद अदालती फैसलों के मुताबिक हाई कोर्ट को समाअत का इख्तियार हासिल है। वफाकी इदारों के दफातर पूरे मुल्क में होते हैं। आइन के आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट वफाकी इदारे के खिलाफ दरख्वास्त सुन सकती है और ECL से नाम निकालने के अदालती फैसले मौजूद हैं। परवेज मुशर्रफ का नाम ECL से निकाला गया। अदाकारा अयान अली केस में भी नाम ECL से निकाला गया। नैब कहती है कि ECL से नाम निकालने का इख्तियार वफाकी हुकूमत का है। नैब की सोच तो मीडिया जराए और रिपोर्ट्स पर खड़ी है। खुद वफाक ने नवाज शरीफ की तशवीशनाक हालत पर एतराज़ नहीं किया। फिर अदालत ने फैसला महफूज किया और अदालत ने फिर फैसला सुनाया और उसमें लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट इस दरख्वास्त पर समाअत कर सकती है। वफाक और नैब के एतराज़ात को मुस्तरद करते हैं। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि माजी के ऐसे फैसले मौजूद हैं जो मुतल्लिका सूबे के हाई कोर्ट को समाअत करने का इख्तियार देते हैं। वफाकी हुकूमत सूबों में फंक्शन करती है जो सूबे की हाई कोर्ट को यह हक देती है कि वो किसी भी मुतल्लिका मामले पर समाअत कर सके। हुकूमती वकील का यह कहना कि ECL से मुतालिक फैसले की बुनियाद एहतसाब अदालत का फैसला है, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं है। इस दलील ने हमें मुतासिर नहीं किया, जिसकी सादा वजह यह है कि जो फैसला हुकूमत ने किया है ऐसा नहीं है कि वो सूबा पंजाब पर लागू नहीं होता।
इसलिए हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह अदालत दरख्वास्त की समाअत करने का इख्तियार रखती है। जिसके बाद अदालत ने केस की मेरिट पर समाअत पीर तक मुलतवी की, मगर शहबाज शरीफ ने जल्दी समाअत करने की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने समाअत कल करने का हुक्म दिया। अब ये बड़ा अहम मामला है और इस सारे मामले पर अब हुकूमत क्या करेगी, और आज हुकूमत ने भरपूर अंदाज में इसको कंटेस्ट भी किया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब, जो कि ये 7.5 अरब रुपए की जो अमाउंट है, इसके पीछे वज़ीर कानून के साथ साथ बाकायदा तौर पर इसमें किरदार उन्होंने अदा किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साथ की, उनसे बात करेंगे। शहजाद अकबर साहब बहुत शुक्रिया। अकबर साहब, जुम्मे तक आप कह रहे थे, नईम मुल्क साहब कह रहे थे, पूरी जमात तहरीक इंसाफ कह रही थी कि बड़ा इंसानी बुनियादों पर वज़ीर आज़म ने फैसला किया है, उनका दिल बड़ा नरम है और कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है नवाज शरीफ से। फिर 2 दिन मामला लटका दिया, फिर मंगल को आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 7.5 अरब रुपए मांग लिए, फिर वो अदालत गए। तो आज अदालत में आप लोगों ने भरपूर अंदाज में कंटेस्ट किया है कि लाहौर हाई कोर्ट तो इस मामले को सुन ही नहीं सकती, ये तो इस्लामाबाद। तो ये आप अदालत की सवाबदीद पे भी आपने, जो आप हर फोरम पे कंटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग नहीं चाहते कि नवाज शरीफ साहब जाएं मुल्क से किसी भी तरीके से, अगर आप चाहते हैं कि उनका इलाज हो? देखिए शाहजेब, 2-3 चीज़ें हैं, इनको मैं 1 बाय 1 ले लेते हैं। जहाँ तक दिल बड़ा करने की और ग्रेस शो करने की बात है, वो तो असूली तौर पे फैसला कर लिया गया था। मेन इशू ये था कि आपको पूरी काबीना ने फैसला करना है और जमहूरी अंदाज से फैसला हुआ। काबीना में वोटिंग हुई, काबीना के तमाम लोगों ने, क्योंकि ECL की जो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस के बाद, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस से पहले तो ये इंटीरियर मिनिस्ट्री फैसला करती थी, उस केस के बाद से ये अब काबीना करती है और तमाम केसेस काबीना के थ्रू होके जाते हैं। और इसको काबीना के इजलास में इसलिए रखा गया कि इंडिपेंडेंटली सब अपनी राय दे सकें। पूरी काबीना का फैसला था कि उनकी चूँकि सेहत ख़राब है, जाने दिया जाए, और कंडीशन जो है वो एक किस्म की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज देखिए, सीरियस मैटर है, हेल्थ उनका सीरियस मैटर है, लेकिन उनकी कन्विक्शन भी सीरियस मैटर है। कन्विक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं दी, उनकी हुकूमत ने नहीं दी, आज़ाद अदलिया ने दी, अदालतों ने दी। उस कन्विक्शन के अंदर फाइन्स उन्होंने किए। नज़र, मगर फाइन्स करने के बाद ज़मानत भी अदालत ने दी, सस्पेंड भी अदालत ने किया। और आज क्या आप लाहौर हाई कोर्ट इसलिए गए कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब ज़मानत दी थी एक चौधरी शुगर मिल केस में, तो उन्होंने कहा था मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर दोनों जगह इलाज करा सकते हैं, इसलिए आपको था कि अदालत जाएंगे तो शरीफ खानदान को रिलीफ मिल जाएगा। इसलिए लाहौर हाई कोर्ट में आप मुसलसल कहते रहे कि ये मेंटेनेबल नहीं है और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला है। कि ये वजह थी कि आप लोग आज सारा दिन यही आपके वकील दलाइल देते रहे? नहीं, ये नहीं है। देखिए, सिंपल सी बात है, मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं एज अ लॉयर जब मैं इसको देखूं तो मेरी नज़र में अप्रोप्रिएट फोरम आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। चूँकि ये एक इमरजेंसी का मामला है, लाहौर हाई कोर्ट ने आज एक प्रिलिमिनरी फैसला दिया है कि हमारी जुरिस्डिक्शन है, अच्छी बात है। अब भी अगर हम पॉलिटिक्स करना चाहें तो हम कहें जी हम जुरिस्डिक्शन वाले फैसले को अपील कर लेते हैं। हम तो पॉलिटिक्स नहीं करना चाह रहे, हम तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आप देखिए, हम आपको, पहली बात यह है, कन्विक्टेड प्रिजनर के लिए कानून में साफ लिखा हुआ है कि जब तक फाइनलिटी नहीं हो जाती उसका नाम ECL से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन हमने 1 टाइम जो परमिशन है उसकी एक्सेप्शन दी कि 1 टाइम की जुडिशल मिसाल मौजूद है। रऊफ बी कादरी के केस में एक कन्विक्टेड प्रिजनर को ज़र ज़मानत रख के भेजने, उम्रे की इजाज़त दी गई। हमें एक मिसाल मिली, हुकूमत की तरफ से किसी को पोस्ट कन्विक्शन, मैं दोबारा कहूँगा, सज़ा होने के बाद इजाज़त नहीं मिली हुई थी। हमने उसी केस की नज़ीर लेके, और चूँकि इनका केस माली बदनवानी का था और उसमें एक माली जुर्माना भी हुआ था, इसलिए उस जुर्माने को बुनियाद बना के ये कहा कि आप इसकी मालियत का एक इंडेमनिटी बॉन्ड दे दीजिए। वहाँ भी मैं समझता हूँ कि जो इंडेमनिटी बॉन्ड मांगा गया वो भी रीजनेबल इसलिए था कि अगर हमने अनरीजनेबल होना था तो हम कहते हैं कि इसकी मालियत के पैसे जमा करा दें। नहीं, मगर रऊफ बी कादरी का आप अगर हवाला दे रहे हैं, रऊफ बी कादरी के केस में भी कोई इंडेमनिटी बॉन्ड इस तरीके से अलग से नहीं मांगा हुकूमत ने, ना ही अदालत ने। उन्होंने भी जो जमानत के पैसे दिए थे, उन्हीं पैसों के बाद वो उनको बाहर जाने की इजाजत मिली है। नवाज शरीफ साहब ने भी लाहौर हाई कोर्ट में 2 करोड़ रुपए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 40 लाख रुपए दिए हैं। ECL से नाम निकालने के अलग पैसे तो रऊफ बी कादरी से भी नहीं लिए गए थे, जिस केस का आप हवाला दे रहे हैं। देखिए, रऊफ बी कादरी में हुकूमत ने तो इजाज़त ही नहीं दी थी, अदालत ने जाने की इजाज़त दी थी। हर केस के फैक्ट्स डिफरेंट होते हैं। रऊफ बी कादरी में
कोई 7 अरब रुपए का जुर्माना नहीं हुआ था। यहाँ पे केस के फैक्ट्स डिफरेंट हैं। और जहाँ तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट का मैंने बात की है, दोनों के फैसले मुख्तलिफ हैं। दोनों में बेल का ऑर्डर है। मगर शहजाद साहब मुझे मौका दीजिए। देखिए बात सुनिए, ये क्योंकि पहले तहरीक इंसाफ मुसलसल कहती रही कि जी आज से पहले किसी कन्विक्टेड आदमी को जाने नहीं दिया गया। वो फवाद चौधरी साहब भी कहते रहे, दूसरे रहनुमा भी कहते रहे, आपने फरूक नसीम साहब के साथ बैठ के भी कह दिया, फिर फरूक नसीम साहब ने कहा नहीं पहले फैसला हुआ है। अब जो रऊफ बी कादरी साहब का फैसला है और ये जो ईयरली लॉ रिपोर्टर है उसमें दर्ज हुआ है, मैं आपके सामने रख देता हूं, अगर हकाइक इसके बरक्स है तो मुझे बताइएगा। 2005 केसेस थे इनके ऊपर और 5 केसेस में इनकी कन्विक्शन हुई थी। नैब के ही केसेस थे, करप्शन के ही केसेस थे, 5 केसेस में 5 केसेस इनके ऊपर थे। उसके बाद 2003 में ये अदालत से इस्तदा करते हैं कि मुझे जमानत दी जाए। अदालत इनको जमानत देती है और जमानत के 3 करोड़ 90 लाख रुपए ले लेती है। साथ में अदालत कहती है कि अपना पासपोर्ट भी जमा कराएं। फिर 2 साल बाद 2005 में ये अदालत के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी मैंने मुल्क से बाहर जाना है, मैं उम्रा करना चाहता हूं। तो अदालत इन्हें पासपोर्ट देती है और ये कह के देती है कि आप 20/10/2005 से लेके 21/11/2005 तक 1 महीने की ये लिमिट है, इसके अंदर अपना उम्रा करके आ सकते हैं। जो ओरिजिनल जमानत की रकम उन्होंने 2 साल पहले 2003 में दी थी 3 करोड़ 90 लाख रुपए, उसके आगे तो अदालत ने 1 रुपया और नहीं लिया उनसे। उनका पासपोर्ट दिया और 1 महीने की कंडीशन के साथ दिया कि आपने 1 महीने में वापस आना है। तो रऊफ बी कादरी में कहां अदालत ने कोई एक्स्ट्रा पैसे मांगे उनसे, उनकी ज़र जमानत के अलावा, जो नवाज शरीफ साहब भी पहले दे चुके हैं? नहीं, देखिए ये फिर से अलग बात आ गई कि उसमें चूंकि मामला एक ही ट्रांजैक्शन एक ही फोरम के पास चल रहा है। जो ज़र ज़मानत उन्होंने दी वो ज़मानत के कानून के मुताबिक दी। हम तो ECL की बात कर रहे हैं। अभी भी अदालत के पास जो ऑप्शन है, अदालत उनको कह सकती है कि जी हुकूमत ने इंडेमनिटी बॉन्ड गलत मांगा था, आप चले जाइए बगैर किसी चीज़ के। तो ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। कल हुकूमत के पास भी ऑप्शन आ जाएगी, कोई भी पोस्ट कन्विक्टेड प्रिजनर कोई उम्रे के लिए जाना चाहेगा, कोई किसी और काम के लिए जाना चाहेगा, कोई बीमारी के लिए जाना चाहेगा, तो एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। लेकिन अभी इस वक्त कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं है जहां पे हम कोई ज़र ज़मानत रखे बगैर उनको कहीं चले जाएं। आप जो रऊफ बी कादरी का कह रहे हैं उसमें तो पहले ही कोर्ट ने रखी हुई थी और दूसरी इजाज़त भी कोर्ट ने दी थी। यहाँ रऊफ बी कादरी का केस जो है वो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के केस से पहले का है। अब मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस के बाद जो रूल्स हैं और जो लॉ है इस एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर, वो वफाकी हुकूमत के ऊपर जिम्मेदारी डालता है। उसी जिम्मेदारी को सामने रखते हुए शाहजेब मुझे बता दीजिए, कल नवाज शरीफ साहब अल्लाह उनको सेहत दे, वो सेहतयाब हो जाते हैं, लेकिन वो फैसला करते हैं, एक फ़र्ज़ करते हैं, फैसला करते हैं, वो वापस नहीं आते। तो कल कोई अदालत हमें बुला के पूछ सकती है कि जी उस वक्त तो आप बड़े अच्छे बने हुए थे और बड़ा गुड खेल रहे थे और आपने उनको जाने दिया। कल हमारे पे सवाल नहीं उठ सकता। इस पे 3 नुकते हैं। तो रऊफ बी कादरी की मिसाल मैंने नहीं दी, पहले आपकी हुकूमत कहती रही आज से पहले कोई मिसाल नहीं है, फिर रऊफ बी कादरी की मिसाल भी आपने दी। उसके जवाब में मैंने आपको केस के हकाइक बताए हैं कि उसमें उनका नाम और उनको बाहर जाने की जो परमिशन मिली थी उसमें एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए गए थे। दूसरी बात सर, आपकी हुकूमत भी क्योंकि मुख्तलिफ केसेस के ट्रैक रिकॉर्ड देती है कि जी वो भी वापस नहीं आया, वो भी वापस नहीं आया। नवाज शरीफ साहब का जो आखिरी सफर है वो कन्विक्शन के बावजूद, केस अंडर ट्रायल नहीं था, कन्विक्टेड थे वो, उन्हें पता था उन्हें जेल में जाना है, मुल्क वापस आने का है। और दूसरा मसला है कि हुकूमत को कौन सी अदालत ने कोई बहुत ज़्यादा कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। अगर इसहाक डार साहब वापस नहीं आए, हुकूमत ने कहा है कि जी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है और उनके सारे के सारे जो असासे हैं वो जब्त करने का कहा है। हुकूमत को कौन सी बहुत मुश्किल पड़ गई है कि डार साहब को आपने कैसे जाने दे दिया? कब हुकूमत को प्रॉब्लम आई है इस मामले में? देखिए, अदालतें पूछती हैं डार साहब के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर उनका नाम रेड नोटिस में निकाले गए। हत्ता कि वो रेड नोटिस निकालने की तो बात ही नहीं बनती थी। वो तो बरतानिया में बैठे हुए हैं, बरतानिया में रेड नोटिस वहाँ पे काबिल अमल ही नहीं है, वहाँ पे एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट होती है। मैं उन डिटेल्स में नहीं जाता। बात यह है अदालतें सवाल करती हैं, वो अपनी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करती हैं, वो बारहा सवाल करती हैं। हुसैन हक्कानी साहब के केस में भी अदालतों ने सवाल हुकूमतों से किया, और केसेज हैं जहाँ पे करती हैं कि बाहर जो लोग बैठे हुए वापस क्यों नहीं आते। सब अब मसला ये है कि कोई एक कानूनदान, कोई सीनियर कानूनदान आपकी बात से मुत्तफिक हो, कोई इत्तेहादी, परवेज़ इलाही साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, कोई मुत्तफिक हो, कोई भी आपकी जो डिमांड है अक्रॉस द बोर्ड या तो कह रहे हैं गैर कानूनी है या कह रहे हैं गैर मुनासिब और नामाकूल है, कोई तो नजर आए जो कह रहा हो कि मुनासिब डिमांड कर रही है हुकूमत। शाहजेब, मैं खुद इस प्रोफेशन से हूँ। अदालत में 2 वकील, बड़े सीनियर वकील होते हैं, बड़े मायानाज वकील होते हैं। दोनों एक मुकदमे के ऊपर 2 साइड पे खड़े होते हैं और 2 साइड के दलाइल दे रहे होते हैं। ये बात करना कि टीवी के ऊपर कुछ वकला आके कह रहे हैं कि हुकूमत की डिमांड अनरीजनेबल है, हमने एक रीजन फैसला लिखा है, हम उस रीजन फैसले पे आज भी कायम हैं।
मेरी अली जफर साहब से अली बात हुई है, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, आप उनसे बात करके देख लीजिए, वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वैसे मैं, आप कहते तो मैं क्लिप दिखा देता हूँ, हामिद मीर के शो में उन्होंने कहा है, आप कहते तो मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने बाकायदे तौर पर की है बात। मैंने उनका क्लिप नहीं देखा, लेकिन आप ये बात नहीं कह सकते कि क्रॉस द बोर्ड कह रहे हैं। एक वकील एक बात कर सकता है, दूसरा वकील दूसरी बात कर सकता है। जो कैबिनेट की सब कमेटी ने जो डिसीजन भी लिखा है और कैबिनेट को पेश भी किया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है, वो चला गया है। अदालत फैसला कर दे कि ये एग्जीक्यूटिव की डोमेन है, ये अदलिया की डोमेन है। हम बहुत खुश होंगे कि अगर अदलिया इसको कहे कि अदलिया की डोमेन है, ताकि आइंदा से ECL के तमाम मामलात अदालतों के पास चले जाएं। हम तो बिल्कुल फैसला नहीं करेंगे किसी ECL के ऊपर, बड़ी अच्छी बात है कि अदालतें फैसले करें। लेकिन अगर आप ये कहते हैं, मुख्तलिफ केसेस के अंदर ये कहा गया है कि ECL के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 12 फैसले, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि एग्जेक्टिव जो है वो फैसला करे, जुडिशियसली फैसला करे, लिख के फैसला करे। उसके बाद से तो ये ज़ैली कमेटी का काम शुरू हुआ है, उससे पहले तो ज़ैली कमेटी काम ही नहीं करती होती थी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अकबर साहब मौजूद थे। अली जफ़र साहब ने क्या कहा था, अगर वो अब अवेलेबल है क्लिप तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ज़रा देखिए। जो कंडीशन लगा दी कि आप जाते जा तो सकते हैं, लेकिन साथ आप श्योरिटी बॉन्ड दें, मुझे कोई कानून या रूल नहीं नज़र आया जिसके तहत एक हुकूमत जो है या काबीना जो है ECL पे निकालते हुए नाम ये कंडीशन इस किस्म की लगाए। इसके अलावा माहिरीन जो कानून है, नामवर माहिरीन कानून, वो क्या कह रहे हैं, ये राय भी आपको सुनवा। एग्जिट कंट्रोल ऑर्डिनेंस में तो कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि जिसमें फेडरल गवर्नमेंट जब नाम रिमूव करती है तो उसमें इस किस्म के शराइत हों। ये बड़ा यूनिक डिसीजन है। ECL का जो कानून है, जो मैंने रूल्स 2010 का जिक्र किया और जो ऑर्डिनेंस है 1981 का, उसमें ऐसी कोई बात नहीं जिक्र की गई है। अदालत ने तो उनकी जमानत मंजूर कर दी ना, तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड तो जो जारी कर रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, वापस आएंगे वगैरह वगैरह, क्योंकि ये बातें जो है वो कानूनी नहीं है। मांगा तो जा सकता है, लेकिन वो एक नाजायज रकम नहीं होनी चाहिए या हद तक आमेज रकम नहीं होनी चाहिए। यहाँ मकसद यही नजर आता है कि एक तरह से ये तासुर दिया जाए कि वो वाले जुर्म करके वो रकम जिसका तकाजा है वो देके जा रहे हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है जो ये हुकूमत को इख्तियार देता हो कि आप कंडीशनल बेसिस पे और किस कंडीशन के ऊपर आप किसी को जाने देंगे। सो ये जो कंडीशनैलिटी है, इसमें कानून में कोई गुंजाइश नहीं है, और गालिबन लॉ मिनिस्टर साहब को भी इस बात का इल्म होगा, इसलिए वो ये कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने दूसरा हवाला दिया कि अगर क्योंकि हमें मना नहीं है तो हमें इजाजत है। और मेरी जाती राय में ये आर्ग्यूमेंट भी गलत है, क्योंकि हुकूमत और आम इंसान में एक फर्क है। एक आम शख्स, एक आम शहरी कुछ भी कर सकता है जिसमें कानून उसे रोकता नहीं है, लेकिन हुकूमत जब कोई काम करती है तो वो खाली वही काम कर सकती है जिसकी कानून उसे इजाजत देता है। मुल्क के नामवर माहिरीन कानून की राय है। अहम बात यह है कि हुकूमत को अपने ही इत्तेहादी भी मुसलसल खबरदार कर रहे हैं। अब जो अली जफ़र साहब हैं, उनका तो ताल्लुक तहरीक इंसाफ से, वो भी कह रहे हैं कानून में गुंजाइश नहीं है। बैरिस्टर सैफ, वो खुद वकील हैं, वो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो भी कह रहे हैं कानून में गुंजाइश नहीं है। साथ ही सियासी तौर पर भी हुकूमत के इत्तेहादी उन्हें इस किस्म के इकदाम से मना कर रहे हैं। आज MKM पाकिस्तान वाज़ा और दो टोक अल्फाज में मुतालबा करती है कि मियाँ साहब को फिलफौर, आई रिपीट, मियाँ साहब को फिलफौर और गैर मशरूत तौर पर बाहर जाने की इजाजत दी जाए। देखिए, जो काम अदालतों को करने के हैं, हुकूमत को अदालतों क्या गैर मशरूत तौर पे जाने की इजाजत होनी चाहिए वफाकी हुकूमत की जानिब से? देखिए, उनको देखें, उनके सेहत का मसला है, इसमें मशरूत शर्तें कहाँ से लगाएंगे हम ना। यही नहीं, गुज़िश्ता रोज चेयरमैन सेनेट ने भी रूलिंग दी कि हुकूमत नवाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए जाने की इजाजत दे। मैं लीडर ऑफ द हाउस और चूंकि पार्लिमानी अफेयर के वजीर हमारे तर्जुमान होते हैं पार्लियामेंट के, उनको पैगाम दें हुकूमत वक्त को कि साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को अर्ज सहूलतें सेहत के हवाले से बैरून मुल्क भी फराम करें और उनको फिलफौर बाहर भेज दें। जी, बहुत शुक्रिया जी। और इस पर कोई सियासत न की जाए दोनों अतराफ से, बड़ी मेहरबानी जी। तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत हो या मरकज़ में हुकूमत हो, एक इत्तेहादी हुकूमत है, सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, और इत्तेहादी हुकूमत को पैगाम दे रहे हैं। जो कानूनदान है नामवर, वो भी पैगाम दे रहे हैं, मगर हुकूमत अपने मौक़िफ़ पर कायम है। और अब ये कहा गया है, आज वज़ीर आज़म की तरफ से भी कहा गया कि मैं होता तो मैं तो अपने भाई को
फ़ौरन बॉन्ड्स जमा कराकर ले जाता इलाज के लिए। ये बात हम नून लीग से पूछेंगे कि अब तो केस अदालत में है, मामला तूल भी पकड़ सकता है, क्या अब ले जाएंगे? बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल नून लीग। इमरान खान ने वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े सवाल उठा दिए हैं, उनके सामने रखते हैं। एहसन इकबाल साहब बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, अब क्योंकि मामला अदालत में है, शहजाद अकबर साहब भी कह रहे थे भाई हमारे साथ मामला होता और इस तरह अदालत में होता तो मैं बॉन्ड देता, अदालत में मामला निपटाता, मगर अपने भाई को ले जाता। और वज़ीर आज़म इमरान खान का भी स्टेटमेंट सामने आ गया कि शरीफ खानदान सियासत कर रहा है नवाज शरीफ साहब की सेहत पर, वज़ीर आज़म को बड़ी फिक्र है और वो कह रहे हैं मैं होता मैं अपने भाई को बॉन्ड्स भर के फ़ौरन ले जाता। जी देखिए, इसमें शरीफ ख़ानदान का सवाल नहीं है, ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब का ये फ़ैसला है कि वो इस किस्म के मज़ाक़ा ख़ेज़ बॉन्ड पे दस्तखत करके बाहर नहीं जाना चाहते। वो एक खुददार इंसान है, असूल परस्त इंसान है। उनके लिए तो इमरान खान या शहजाद अकबर साहब के लिए तो ऐसे 100 बॉन्ड भी दस्तखत करा लें, उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बयानिया हुकूमत बनाना चाहती है इस बॉन्ड के ज़रिए, वो भी हम सबको मालूम है और उनके वज़रा ये बात कह चुके हैं कि ये बॉन्ड उन्होंने अपने हमायतियों को खुश करने के लिए, अपने वोटर्स को खुश करने के लिए शर्त रखी है, जिसकी कोई कानूनी जवाज़ नहीं है। तमाम पाकिस्तान के टॉप लॉयर्स कह चुके हैं। मैं ख़ुद वज़ीर दाखिला था और हमने ECL से एग्जेम्पशंस कई लोगों को दी इलाज के ग्राउंड पे, मेडिकल के ग्राउंड पे। तो उसका बड़ा सादा से तरीका है कि जब आपको ये पता होता है कि एक संगीन इस तरह का केस है तो आप वन टाइम एग्जेम्पशन देते हैं ECL से और वो शख्स अपने इलाज के लिए जाता है और वापस आ जाता है। ये एक बहुत सिंपल सादा मसला था। इसको हुकूमत ने सिर्फ अपनी सियासत का एक आलाकार बनाया और वो चाहते हैं कि देखें हमने पैसे लेके इनसे भेजा है, चूंकि उनसे पैसे कोई बरामद नहीं हुए। करप्शन का एक भी केस ऐसा नहीं है जो ये साबित कर सके हों। मतलब अगर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मियाँ साहब की और आज मेंटेनेबिलिटी तो हो गई, और अब एक कागज़ पर के टुकड़े पर अगर शहबाज शरीफ साहब लिख कर दे देते हैं जैसा कि हुकूमती वज़रा कह रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब को कल मुल्क से बाहर ले जाते हैं, अदालत बाद में फैसला दे देगी, कल दे देगी या उसके बाद दे देगी, कम से कम नवाज शरीफ साहब को तो वो फौरी तौर पर ले जा सकते हैं पेपर पर लिखकर। अगर अदालत ने कहा गलत है हुकूमत का फैसला और गैर कानूनी है तो वो पेपर की कोई वक़्त नहीं रहेगी। जी आपको मालूम है ना कि ख़ुद नवाज शरीफ साहब ने जब उन्हें आखिरी दफ़ा एहतसाब अदालत में पेश किया तो उन्होंने कहा कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से मौत कबूल है लेकिन ज़िल्लत कबूल नहीं है। हुकूमत इस बॉन्ड के ज़रिए एक तज़हीक करना चाहती है नवाज शरीफ साहब की और वो किसी कीमत के ऊपर उसको कबूल नहीं कर सकते, और ये उनका अपना फ़ैसला है, कोई शहबाज शरीफ साहब का या हमारा या किसी और का नहीं, या शरीफ ख़ानदान का नहीं। और इस हालत में जब नवाज शरीफ साहब इतनी संगीन बीमारी में है, हुकूमत उनको अजियत देने का बायस बन रही है। इस तरह की गैर कानूनी शिकें रख के, उस पर बयानबाजी करके, उसके ऊपर पॉइंट स्कोरिंग करके ये एक बीमार इंसान को मज़ीद अजियत देने का बायस बन रहे हैं। उसके लिए कोई कंट्रीब्यूटिंग या कंड्यूसिव फ़ज़ा नहीं बना रहे कि उसकी हम ज़िंदगी की कोई खैर करें या उसका फ़िक्र करें। इसलिए आज मैंने कहा कि अगर आप सियासत से इंसानियत को निकाल दें तो वो दरिंदगी रह जाती है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस वक्त इमरान खान साहब किसी इंसानियत के मोड में नहीं है, और ये सब कुछ वो एक ऐसे इंसान से कर रहे हैं जो उनका मोहसिन है। अगर नवाज शरीफ साहब इनके अस्पताल के लिए ज़मीन ना फराम करते, अपना ज़ाती अतिया देकर सीड मनी ना देते, इनका ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर ना होता। जब उन्होंने गलीज़ तरीन इलेक्शन मुहिम चलाई नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, ये कंटेनर से गिरे, नवाज शरीफ साहब ने पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को सस्पेंड किया, इनकी तिमारदारी की। देखिए जो इंसानी रवैये हैं, इसी से इंसान की तरबियत और उसके अखलाक का पता चलता है। मतलब वो भी आप पर सियासती का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब कल जो अदालत फैसला जो भी करेगी वो आपको कबूल होगा, और अगर अदालत हुकूमत के हक में फैसला दे देती है तो आप बॉन्ड भर कर ले जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब को, या फिर उसको आगे सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज करेंगे कि नहीं जी हम इसके लिए तैयार नहीं है, नवाज शरीफ साहब यहीं रहेंगे, बॉन्ड नहीं भरेंगे। जी देखिए, हम अदालत में गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हमें इसलिए रिलीफ मिलेगा कि पाकिस्तान के तमाम कानूनी माहिरीन ये बात कह चुके हैं कि इस किस्म की फजूल शर्त की पाकिस्तान के कानून में कोई गुंजाइश नहीं है और हुकूमत ने गैर कानूनी कदम किया। लिहाजा अदालत किसी के वोटों को देख के फैसला नहीं करेगी, वो कानून की किताब को देख के फैसला करेगी।
बहुत शुक्रिया। हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान ने सड़कें बंद की हुई हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बड़ा दिलचस्प बयान इस हवाले से भी सामने आया है। परवेज़ इलाही ने भी एक बड़ी दिलचस्प बात की है। एक ब्रेक के बाद मौलाना फजल रहमान के प्लान बी के दूसरे दिन भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की अहम शाहराहों पर धरनों का सिलसिला जारी है, मगर वजीर आजम इस्लामाबाद के धरने की तरह मौलाना के प्लान बी के धरनों पर भी फिक्रमंद नहीं हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में मौलाना फजल रहमान के आज़ादी मार्च के जिक्र पर वजीर आजम ने मुस्कुरा कर कहा कि गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मौलाना ने सर्दी और बारिश में अवाम का वक्त और पैसा ज़ाया किया, जो सब ने देख लिया है। अब मौलाना फजल रहमान प्लान बी से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान सड़कें बंद करके अवाम को क्या सबक सिखाना चाहते हैं? अंदाज़ा है कि कौम मौलाना के बयानिए को मुस्तरद कर चुकी है। वज़ीर आज़म मौलाना के धरनों से परेशान नहीं हैं। उनको लगता है कि मौलाना फजल रहमान के धरनों के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। मौलाना ने शहरों के अंदर धरने ना देने की बात की थी, शहरों के बाहर धरने की बात की थी। अब जो शहरों के बाहर धरना था उसमें भी मौलाना नरमी कर रहे हैं और शहरों के अंदर धरने देने का इशारा कर रहे हैं। 24 घंटे के अंदर आपकी दावत पर पूरा पाकिस्तान बंद हो गया है। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन कि आप अपना रोड जो धरना है, रोड आज़ादी मार्च, वो दिन से मगरिब तक करें। रात का वक्त ठंड हो गई है, मुसाफिरों को भी और कारकुनों को भी ज़रा तकलीफ होती है। ताकत हमने दिखा दी है, अब इस सिलसिले को जारी रखना है। चंद रोज़ के बाद हम शहरों के अंदर भी मुजाहिरों की तरफ जाएंगे। अब आम बात यह है कि मौलाना ने पहले कहा था कि शहरियों को परेशानी से बचाने के लिए शहर से बाहर धरने देंगे, और अब उन्होंने धरनों के औकात में भी नरमी कर दी है और शहर के अंदर जाने की बात भी कर रहे हैं। अहम बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो रहबर कमेटी का हिस्सा है और आज़ादी मार्च के जलसों की हद तक मौलाना का साथ दिया है, उसे मौलाना के प्लान बी और सी के बारे में तफसीली मालूम नहीं है। नून लीग भी कह रही है कि हमें भी पता नहीं है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि JUIF ने प्लान बी और काफ लीग से मुलाकातों से मुतालिक पीपल्स पार्टी की क़यादत और रहबर कमेटी के नुमाइंदों को तफसील से कुछ नहीं बताया। यानी चौधरियों से मौलाना ने जो मामला तय किए, पीपल्स पार्टी कह रही है हमें कुछ पता नहीं है कि वो क्या तय किए। जहाँ तक मौलाना फजल रहमान की प्लान बी है, प्लान सी है, ताल्लुकात है, राब्ता है, कॉन्टैक्ट है क्यू लीग के साथ, प्लान क्यू लीग के कॉन्टैक्ट, प्लान बी, प्लान सी के बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहबर कमेटी के नुमाइंदों को तफसील में नहीं बताया गया। तो जब तक हमें नहीं पता होगा कि चौधरी परवेज़ इलाही और क्यू लीग के साथ क्या बातचीत चल रही है, प्लान बी, प्लान सी तफसीलन प्लान्स क्या है, तो फिर इट वुड बी टू अर्ली फॉर मी to share with you whether Pakistan People's Party can endorse any of these actions. मौलाना के इत्तेहादी चौधरी बरादरान से मुलाकात और प्लान बी से वाकिफ नहीं है, मगर इस बारे में कुछ तफसीलात खुद चौधरी परवेज़ इलाही ने प्रोग्राम जिरगा के मेज़बान सलीम साफ़ी से गुफ्तगू में बताई हैं। उनका कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने अंडरस्टैंडिंग के तहत इस्लामाबाद में मार्च ख़त्म किया है। मामला तय होने के बाद मौलाना इस्लामाबाद से रवाना हुए। मौलाना फजल रहमान को हमने जो देकर भेजा है वो अमानत है। हम तो ये समझ रहे हैं कि मौलाना मज़ीद सख्ती करने के लिए यहाँ से उठे हैं। आपकी बातों से ये लग रहा है कि नहीं, मौलाना के साथ मामलात हल हो गए हैं इसलिए यहाँ से उठे। दोनों चीज़ें हैं, दोनों चीज़ें हैं। उसमें देखें, वहाँ एक चीज़ उनको हमने मनवाई है कि वहाँ आपने कोई तशद्दुद नहीं होना, और जैसे यहाँ तशद्दुद नहीं किया तो आप अपना इमेज ख़राब ना करें कहीं तशद्दुद करके। ठीक, तो ये उन्होंने हमारी बात मानी है। अच्छा, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के तहत उठे हैं यहाँ से। ज़ाहिर है एक अंडरस्टैंडिंग तो होती है ना। और अंडरस्टैंडिंग आप दोनों भाइयों के साथ हुई है, चौधरी साहब और आपके साथ? हुकूमत के साथ भी हुई है। आपके ज़रिए हुई है ना? हाँ, हमारे ज़रिए हुई है। अच्छा, मौलाना साहब ने मुझे इंटरव्यू में बताया था कि या इस्तीफ़ा या इस्तीफ़े जैसी कोई चीज़ मैं तब उठूँगा, तो इस्तीफ़ा तो नहीं मिला। ये इस्तीफ़ा जैसी कोई चीज़ क्या है जिसकी आप लोगों ने यकीन दहानी कराई? वही तो अमानत है। अच्छा अब उसमें ख़यानत तो ना कराए। अच्छा, तो
परवेज़ इलाही साहब का प्रोग्राम जिरगा में तफसीली इंटरव्यू कल रात 10:05 पर नशर होगा। परवेज़ इलाही का दावा है कि मौलाना अंडरस्टैंडिंग के तहत इस्लामाबाद से गए मगर मौलाना हुकूमत के खिलाफ एहतजाज को मजीद आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मगर जो पहले से एहतजाज कर रहे हैं प्लान बी, उसमें नरमी भी इख्तियार कर रहे हैं। आम बात यह है कि हुकूमत की तरफ से अभी तक मौलाना को कहीं पर एहतजाज से रोका नहीं गया है, मगर पेशावर हाई कोर्ट ने सड़कें बंद करने और शहरियों की बुनियादी और आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर मौलाना फजलुर रहमान और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी किया है। 28 नवंबर को उन्हें तलब कर लिया गया है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तहरीक इंसाफ पर मुसलसल ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो हर अच्छे काम का क्रेडिट खुद ले लेती है और अगर कुछ गलत हो जाए तो जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देती है। यही मामला उस वक्त भी सामने आया जब रावलपिंडी पुलिस ने बच्चों से ज़्यादती करने और उनकी लाइव वीडियो चलाने वाले मुलजिम सुहेल अयाज को गिरफ्तार किया। एक ऐसा शख्स जो बच्चों के साथ ज्यादती के जुर्म में बरतानिया और इटली में सज़ा काट चुका है और उसे इन ममालिक से डिपोर्ट किया गया, यानी बेदखल किया गया। मगर पाकिस्तान आने के बाद सुहेल अयाज खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नेंस पॉलिसी प्रोजेक्ट में बतौर कंसल्टेंट काम करने लगा। अलबत्ता जब ये मामला सामने आया तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफ़ज़ई का वीडियो बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि सुहेल अयाज का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट में कंसल्टेंट था और वर्ल्ड बैंक ने ही उसकी हायरिंग की थी। सुहेल अयाज का कोई ताल्लुक नहीं है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ, ना ही वो खैबर पख्तूनख्वा का मुलाजिम है। फाइनेंस डिपार्टमेंट या PND से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये टोटली वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है और ये उनके साथ कंसल्टेंट है। उनकी जो हायरिंग हुई है वो भी वर्ल्ड बैंक आलमी इदारे के थ्रू पे हुई है। इससे हमारी हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए इसको सूबाई हुकूमत का मुलाजिम ना कहा जाए। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो पुलिस उसके खिलाफ मुकदमा करेगी और वो कानून के मुताबिक उसके साथ डील होगा। शौकत यूसुफ़ज़ई के इस दावे को पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने मुस्तरद किया और अपनी ट्वीट में कहा कि सुहेल अयाज ने कभी वर्ल्ड बैंक के लिए काम नहीं किया। उसकी खिदमात MDTF प्रोजेक्ट में बतौर कंसल्टेंट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हासिल की। तैनाती की निगरानी में आला अखलाकी मयार को आगे रखने में हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने इस मामले से फासला अख्तियार किया कि वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर ने कि हमने उनकी हायरिंग नहीं की थी। अब तहरीक इंसाफ पर एतराज़ उठ रहा है कि उसने ऐसे शख्स को मुलाजमत पर रखा जिस पर संगीन इल्ज़ामात थे और क्यों उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया, क्यों नहीं देखा कि वो किस तरीके इस सारे के सारे मामले में मुलविस था, नहीं था, कहीं से बेदखल तो नहीं किया गया था। जिस मामले पर कौमी असम्बली में बात हुई, पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर पटेल ने पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की ट्वीट का हवाला देते हुए कहा कि सुहेल अयाज वर्ल्ड बैंक का मुलाजिम नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि सुहेल अयाज यहाँ कैसे आया और उसकी मुलाजमत किसकी सिफारिश पर हुई, उसकी तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। कादिर पटेल के सवाल का जवाब देते हुए शीरी मज़ारी ने कहा कि पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने गलत बयानी से काम लिया है और उनका कहना था कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी बैकग्राउंड चेक कर लेती, मगर जो कुछ कहा गया है वर्ल्ड बैंक के पाकिस्तान में जो सरबराह हैं उनकी तरफ से वो गलत बयानी है। उन्होंने बिल्कुल गलत बात की है। सुहेल अयाज की तैनाती का मलबा शीरी मज़ारी वर्ल्ड बैंक पर डाल रही हैं, शौकत यूसुफ़ज़ई भी वर्ल्ड बैंक पर डाल रहे हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक वाज़ेह कर चुका है कि सुहेल अयाज का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी हायरिंग से वर्ल्ड बैंक से का कोई ताल्लुक नहीं है। सुहेल अयाज की गिरफ्तारी पर डॉन अखबार का एडिटोरियल भी शाया हुआ है, जिसके मुताबिक सुहेल अयाज की हालिया गिरफ्तारी ने बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर संजीदा सवालात उठा दिए हैं। सुहेल अयाज को बरतानिया में सज़ा मिली, फिर वो जेल में रहा, फिर उसे इटली में चाइल्ड पोर्नोग्राफी ग्रुप का हिस्सा होने की वजह से बेदखल किया गया। इस सब के बावजूद पाकिस्तान में हुक्काम खबरदार नहीं हुए और मुलजिम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट में मुलाजमत हासिल करने में कामयाब हो गया। एडिटोरियल के मुताबिक इस साल के इब्तिदाई 6 माह में बच्चों के साथ ज़्यादती के 1300 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये तादाद हकीकी तादाद से बहुत कम है, क्योंकि बहुत से वाक़यात तो रिपोर्ट ही नहीं होते। ये बात हालिया केस से साबित होती है, क्योंकि सुहेल अयाज 30 बच्चों के साथ ज़्यादती के बाद पकड़ा गया। इससे पहले किसी बच्चे के वालिदैन सामने नहीं आए। इसके अलावा इस वाक़े से वालिदैन के कानून नाफिज करने वाले इदारों पर अदम एतमाद भी ज़ाहिर होता है, क्योंकि पुलिस का दरख्वास्त करने वालों के साथ सलूक अच्छा नहीं होता। इस्लामाबाद में जब 10 साल बच्ची लापता हुई तो एक पुलिस अफसर ने उसकी फैमिली से कहा कि उसके घर वालों से कहा कि हो सकता है कि वो खुद घर से भाग गई हो। जब बड़े पैमाने पर तनकीद हुई तो पुलिस एक्शन में आई तो पता चला कि मुलजिम इसी नौयत के दीगर 2 मुकदमात में मुलव्विस था। इसी तरह इदारिये में जिक्र किया गया है कसूर में हालिया जो वाक़या पेश आया, कसूर के हालिया वाक़े का मुलजिम 2 बार गिरफ्तार होकर छूट चुका था इसी किस्म की कार्रवाइयों में। इससे पहले कसूर में भी छोटी बच्ची ज़ैनब की ज़्यादती का वाक़े का जो मुलजिम था इमरान, एहतजाज के बाद गिरफ्तार हुआ। 4 साल पहले खानेवाल में 300 बच्चों के साथ ज़्यादती का मामला सामने आया था, मगर उन्हें भी आज तक इंसाफ नहीं मिल सका।
यही वजह है कि वालिदैन कानून नाफिज करने वाले इदारों पर एतमाद करने को तैयार नहीं है और बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात पर काबू नहीं पाया जा सका है। और अब अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी सिर्फ ब्लेम गेम में लगेगी कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है और किसी गलती पर अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर ही सिर्फ शिफ्ट करेगी, तो ये मामला हल नहीं होगा। बहुत सारे वाक़यात इस हुकूमत के आने के बाद भी हुए हैं जिन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इस केस में कम से कम जिम्मेदारी के तयन की ज़रूरत है कि किसकी गलती थी, वर्ल्ड बैंक की या फिर हुकूमत की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।